Good morning everyone. So, how are you all? We were discussing about era of one party dominance. इसी के बारे में हम बात कर रहे थे. In era of one party dominance, we were discussing about different political parties. So today we will be talking about Communist Party. हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में. देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको कि सीपीआई ब्रैकेट में एम भी कहते हैं, इज अ कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एंड एडहर्स टू मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलोसफी. इट इज वन ऑफ द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया. द पार्टी इमर्जेस फ्रॉम अ स्प्लिट फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दो पार्ट में होगी, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं 1964 में इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है. और यहाँ से इसमें ये दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है. CPIM पहली ये निकल के आती है. अब ये जो है द CPIM वॉज फॉर्म्ड एट द 17th Congress of Communist Party of India held in Calcutta from 31st October to 7th November 1964. अब जनरल मतलब लोकसभा लीडर कौन है इसके? AM आरिफ हैं. राज्यसभा लीडर इनके TK रंजरागन हैं. फाउंडर कौन है? फाउंडर हैं P सुंदरैया, हरकृष्ण सिंह सुरजीत, AK गोपालन, और भी हैं BT रामदेव, ज्योति बासु, राममूर्ति. ये बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स हैं इनके. तो कब बनी ये बनी 7 नवंबर 1964 को. 7 नवंबर 1964 को CPIM जो है वो बनी. किस में से स्प्लिट हुई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से. हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? AK गोपालन भवन, 27 to 29 भाई वीर सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली. तो ये इनका ओरिजिन है. अब देखो लोकसभा सीट में कि अगर हम बात करें इन्होंने कितनी जीती कितनी नहीं. 543 सीट लोकसभा में से 3 सीटें इन्होंने जीती. राज्यसभा में 245 सीट्स हैं टोटल हमारी, इसमें से 5 इन्होंने जीती. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की हम बात करें तो 99 सीट्स टोटल इनके बाद हैं. यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट में 1 सीट है जो इनके पास है. तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था. CPIM is leading the state government in Kerala and has represented in the following legislative assemblies in the state of Kerala, Bengal, Tripura, Rajasthan. मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका छुटपुट देखने को मिल जाता है. तो बहुत बड़ा कोई इनका नहीं है. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो क्या कहती है कि इक्वल सोर्स ऑफ डिवीजन एंड हो. जितना भी पैसा आ रहा है इकोनॉमी का इक्वल डिवीजन हो. साथ ही ये क्या कहते हैं कि अगर गरीब पैसा नहीं कमा पा रहा है तो अमीरों से छीन के गरीबों में डिवाइड कर दो. तो इनकी इसी आइडियोलॉजी की वजह से जो इनकी एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा नहीं हुई. हम अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया emerged from a division with the undivided communist party which was formed on 17th October 1920. 16th October 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बनी थी. 1920 में हम देखते हैं. तो द अनडिवाइडेड CPI हैज एक्सपीरियंस्ड अ पीरियड ऑफ अपस्प्रिंग ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल. अब यहाँ हम देखते हैं कि द CPI लेड आर्म्ड रिबेलियन इन तेलंगाना, त्रिपुरा एंड केरला. However, it soon abandoned the strategy of armed revolution in favor of working with the parliamentary framework. हम parliamentary framework में काम ही नहीं करना चाहते हैं. In 1950, VT Rana Deve, the CPI General Secretary,
and a prominent representative of the radical sector inside the party. He was demoted on the grounds and left anti-terrorism. हटा दिया गया उनको. Under the government of Indian National Congress Party of Jawaharlal Nehru, independent India developed close relations and a strategic partnership with Soviet Union. The Soviet government consequently wished that the Indian communists moderate their criticism towards the Indian state and assume a supportive role towards the Congress government. However, the large section of CPI, they claimed that India remained a semi-feudal country. मतलब इनका बेसिक खराब था, बेसिक गलत था इनका. And the class struggle could not be put on the back burner of the sake of guarding the interest of Soviet trade and foreign policy. अब इनको लगता था, देखो इनिशियली हमें बिगनिंग करने की तो ज़रूरत थी, तो जो डेवलपमेंट प्लान्स हम लोग बना रहे थे ये उन सबको क्रिटिसाइज करते थे. इनको लगता था कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे सरकार चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. मोर ओवर हम बात करें द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे अपीयर टू बी वेरी जनरली होस्टाइल टुवर्ड्स पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. In 1951, the central government intervened to impose president rule in Kerala, toppling the EMS Namro-Depite cabinet. हटा दिया उनको, क्योंकि इनके जो बेसिक आइडियोलॉजी थी इन कम्युनिस्ट की वो गलत थी. ये आर्म्ड रिबेलियन में बिलीव करते थे ना, तो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करना ज़रूरी था, तो इनको ये इसीलिए वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया. इसके बाद हम देखते हैं CPI-M का फॉर्मेशन होता है. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, क्योंकि वर्ल्ड में हम देखते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड था. सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्ट रूल था और यहाँ हम देखते हैं चाइना में भी कम्युनिस्ट रूल था. तो इन्हीं दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के ऊपर हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो भी बढ़ जाती है. अब Communist Party of China, they soared, leading to Sino-Soviet split around this time. Now, in the early 1960s, the Communist Party of China began criticizing the CPSU of turning revolution and end of devastating from the path of Marxism and Leninism. अब Sino-India relation वो भी बहुत खराब है. India-China relation वो डिट्रॉइड हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं. बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके दोनों कंट्री के बीच में हम 1962 में देखते हैं इंडो चाइना सीनो इंडियन वॉर जिसको बोलते हैं 62 की, वो भी होती है. सो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें, बेसिक डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन द टू फैक्शंस इन CPI वाज आइडियोलॉजिकल अबाउट द असेसमेंट ऑफ इंडियन सिनेरियो एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्टी प्रोग्राम. The difference in opinion was also a reflection of the similar difference at international level in ideology between Soviet and Chinese parties. They allied right wing. Instead, the party followed the Soviet path and put forward the ideas of joining hand with then ruling party Indian National Congress. Moreover, the factions of CPI, which later became CPI-M, referred to this as a revolutionist approach and class collaboration. It was the ideological difference which later intensified, coupled up with this Soviet-Chinese split at the international level and ultimately gave birth to CPI-M. देखो ऐसे समझो तुम इस बात को, ये बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में. जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पर इन दोनों की चीज़ें अलग होती चली गई. दो मेजर ब्लॉक्स थे कम्युनिस्ट के, एक तो थे हमारा चाइना जो अलग ही गाथा गा रहा था अपनी, और एक था हमारा रशिया सोवियत यूनियन जिस वक्त था. तो आधे चाहते थे कि हम उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करें, आधे उनकी. जब उनकी नहीं थी तो CPI-M यहाँ निकल के टूट के अलग हो जाती है. Hundreds of CPI leaders जो हैं, they accused of being pro-Chinese, they were imprisoned, क्योंकि चाइना के साथ वैसे हमारी वॉर हो रही थी. Thousands of communists were detained without trial. Those targeted by the state accused the pro-Soviet leadership of CPI of conspiring with the Congress government to ensure their own hegemony
over the control of the party. Now in 1962, Ajay Ghosh, General Secretary of CPI, he died. After his death, S.A. Dan, he installed as the party chairman, a new position निकालते हैं ये लोग, and E.M.S. Namboodirpai as a general secretary. Now this was an attempt to achieve a compromise. Dan जो है, he represented the rightist faction of the party and E.M.S. the leftist faction. तो इन दोनों की आइडियोलॉजी जो है वही अलग थी. At the CPI National Council meeting, which was held in 11th April 1964, 32 council members they walked out to protest again, accusing Deng and his followers for anti-UT and anti-communist policies. वो बोलते हैं भाई तुम्हारी जो पॉलिसीज हैं वो हमको समझ में नहीं. सो इस तरह से डिवीजन हो जाता है. तो हम CPI-M जो है हमारी, that was born into a hostile political climate. At the time of holding of its Calcutta Congress, large section of its leaders and cadres were jailed without trial. Again on 29th or 30th December, over 1,000 cadres were arrested and detained and held in jail without trial. In 1965, new waves of arrest of CPI-M cadres took place in West Bengal as the party launched agitation against the rise of the fares in Calcutta tramways and against then prevailing food crisis. So statewide general strikes and hartals they were observed on 5th August 1965 और March 1966, उसके बाद 6 April 1966. In March 1966, general strike resulted in several deaths in confrontation with police forces. दोनों का आमना सामना हो जाता है पुलिस का और इनका, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके मारे जाते हैं. इन केरला ऑल्सो हम देखते हैं CPI मास अरेस्ट होता है इन लोगों का. बिहार में जो पार्टी है वो बंद कॉल करती है पटना में 9 अगस्त 1965 को, एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट. स्ट्राइक करती है पुलिस जो है वो, फिर वो वॉयलेंट अटैक करती है इन लोगों के ऊपर और इनको वहाँ से भगा देती है. इसके बाद जो पी सुंदरराजन है वो रिलीज होते हैं जेल से 1965 में और मॉस्को चले जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. इन मॉस्को ही ऑल्सो हेल्ड टॉक विद CPSU. अब सेंट्रल कमेटी जो है CPI की, दे हेल्ड फर्स्ट मीटिंग इन कब 12 to 19 June 1966. The reason for delaying the holding of regular CC meeting was the fact that several of the persons who were elected as CC members at the Calcutta Congress were jailed at that time. तो अब दोबारा जब इनकी मीटिंग होती है इसमें डिस्कस किया जाता है बहुत सारी इलेक्ट्रल अलायंसेस, and they concluded that the party should seek to form a broad electoral alliance with non-relationary opposition parties in West Bengal. अब this decision was strongly criticized by the Communist Party of China, the Party of Labour of Albania and the Communist Party of New Zealand. ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया को प्रॉब्लम थी, बाहर वाले लोगों को भी इनसे प्रॉब्लम थी. अब इसमें क्या होता है, इसके बाद नक्सलबाड़ी जो है, नक्सलाइट्स जिसको बोलते हैं, वो निकल के सामने आते हैं. एट दिस पॉइंट हम क्या देखते हैं, द पार्टी स्टूड एट क्रॉसरोड्स. दे वर radical sections of the party who were wary of increasing parliamentary focus to the party's leadership, especially after the electoral victories of West Bengal and Kerala. Development in China also affected their situation inside the party. Now in West Bengal, two separate internal tendencies were emerged, which both could be identified as supporting the Chinese line. अब यहाँ क्या होता है, in 1967 a peasant uprising broke out in Naxalbari in northern West Bengal. This insurgency was led by hardline district level CPI-M leaders Charu Majumdar and Kanu Sanyal. The hardliners with CPI-M saw the Naxalbari uprising as a spark that could
that could give Indian revolution the right pace. So the Communist Party जो है ये इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ये इसका पूरा जो फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं 68 में स्प्लिट हो जाता है। AICCR separate themselves from CPIM. This split divide the party throughout the country, but notably in West Bengal, which was the center of the violent radical stream. अब जो यहाँ से the party and the Naxalite, as the rebels were called, were soon to get into a bloody feud. और यहाँ हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं दूसरा रिवोल्ट होता है, उसके बाद ये चीज़ें बढ़ती चली जाती है। इन टोटल अराउंड हम देखते हैं 50% ऑफ द पार्टी कैडर्स इन आंध्र प्रदेश दे लेफ्ट द पार्टी एंड दे फॉर्म आंध्र प्रदेश कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज अंडर द लीडरशिप ऑफ टी नागी रेड्डी। तो इन जैसे जैसे ये वॉयलेंट होते चले जाते हैं, इनके खुद के जो लोग हैं वही जो है वो इनको छोड़कर चलते बनते हैं। If we further talk about the political ideologies and stance, तो हम देखते हैं कि the party constitution currently in force was adopted at the 18th Party Congress in December 1968. Article 2 of the constitution layouts the aim of the party. क्या aim है? Revolutionary vanguard of the working class of India. It aims in socialism and communism through the establishment of the state of dictatorship. In all its activities, the party is guided by the philosophy and principles of Marxism and Leninism, which shows to the tolling masses the correct way to the ending of exploitation of man by man. Their complete अब इसके बाद क्या कहते हैं कि the party keeps high the banner of proletarian internationalism. And practically if we talk about what they have done in the general elections, तो देखें हम कि 1967 के जनरल इलेक्शन में लोकसभा में जो सीटें थी उनको जो वोट परसेंटाइल मिला था दैट वॉज 4.28। अच्छा, स्टेट में हम बात करें तो हम आंध्र प्रदेश में बात करते हैं तो इनको 7.61 मिला था, आसाम में 1.97, बिहार में 1.28, हरियाणा में तो मात्र 0.54%, हिमाचल प्रदेश में 39%, केरला में इनको अच्छा मिला था 23.51%, गवर्नमेंट भी बनाई थी इन्होंने, मध्य प्रदेश में भी 0.23%, मणिपुर में 23%, पंजाब में 3%, राजस्थान में 1 मतलब ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाए। वेस्ट बंगाल में 18.11% वोट था इनका, त्रिपुरा में इसे 21.1 था, तो मतलब देवर नॉट, ये था 71 जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करें तो द बैकड्रॉप ऑफ बांग्लादेश वॉर and the emerging role of इंदिरा गांधी as a populist national leader, 71 इलेक्शन में इनके जो टोटल पार्टी ने 25 सीटें जीत पाए थे, मतलब 5.12 नेशनल वोट जो है वो इनको मिला था। इन द सेम ईयर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो हुए अलग स्टेट्स में, तो हम देखते हैं वहाँ भी ये लोग कुछ रिमार्केबल जो है वो नहीं कर पाए। 1.65 मिला था इनको तमिलनाडु में, ओडिशा में खाली 11 सीटें जीत पाए थे ये, है ना, तो वहाँ भी ये कुछ नहीं कर पाए। 77 के जनरल इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो CPIM जो है 53 सीट्स जो हैं वो उनको 14 स्टेट्स में 53 सीट्स ये लोग जीत पाए थे और इन्होंने 4.29% वोट इनको मिला था। 1980s के जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पार्टी ने 15 स्टेट्स में इलेक्शन कर 15 स्टेट टेरिटरी समय मिलाकर इन्होंने करा, तो वेस्ट बंगाल में ज़रूर 28 सीटें इन्होंने जीती थी, 7 केरला में, 2 त्रिपुरा में जीती थी, तो अपने आप इनका जबकि त्रिपुरा में हम देखते हैं इनिशियली इन द बिगिनिंग इनकी बहुत अच्छी हुई थी,
तो अपने आप में लोअर डाउन होते चले गए। 2002 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हम जीतते हैं, में देखते हैं हम तो वहाँ भी कुछ रिमार्केबल जो है नहीं करा है। 2011 के असेंबली इलेक्शन में भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। मतलब इनका जो वोट परसेंटाइल है ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो कम ही होता चला जा रहा है, वो खुद ही इनकी फेलियरिटी को प्रूव करता है।